हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, इसमें हम लोग का ये थर्ड वीडियो है। अभी कुछ लगभग 1.5 घंटे के वीडियो जा चुके हैं। ये थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसमें देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्कोहल और फिनॉल दोनों की। अल्कोहल और फिनॉल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने कहा था कि दोनों साथ लेकर के चलेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें देखेंगे। इसकी टाइम टेकिंग है। रिएक्शन विद मेटल, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर है आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है इसका एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए, ठीक है, याद करिए, हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ABCD, ये आपको याद करना है, ठीक है। पूरा नहीं, पूरा अल्फाबेट नहीं याद करना आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ ये 4 अल्फाबेट याद करने हैं, ABCD। अब इसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कैसे पढ़ेंगे वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक, तो 3 टॉपिक पढ़ने, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से। ठीक, तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, तब तक इसको हटा दें। ये तो ये था कि भाई पढ़ना क्या है आज, ठीक है। और अगर टाइम बहुत लंबा वीडियो अगर चला जाए तो आप लोग थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.25 जो है इंटू कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उस स्पीड से आप जो है अगर वीडियो चलाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, ABCD ये आपका है याद करने का तरीका। अच्छा, अब इसकी हेल्प से कैसे याद करेंगे यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं। ए क्या है, सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत छोटा ना हो जाए। ABCD यहां लिख दे रहा हूं, ABCD फ्रॉम, पहला है आपका एरिल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड से हम लोग बना सकते हैं बड़े आराम से। ये आपका है A के लिए। ठीक, दूसरा थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग, भाई हमें ये देखना कि हमें याद कैसे करना है, और आपको याद हो जाएगा B, ये आपका B है। B हो जाएगा बेंजीन, याद कर लीजिएगा, B फॉर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, फिर तीसरा है आपका C बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। आइसो, ये आई मेरा थोड़ा ही हो गया भाई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और जो हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ हमारा होगा, रुकिए क्यूमीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा स्पेस देते हैं। फोर्थ वाला है, देखो जरा आ रहा है वीडियो में कि नहीं, फोर्थ, ठीक है, घुमा दिया जाएगा कैमरा। जो ये फोर्थ वाला है, फोर्थ आपका है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। ठीक, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, तो ये आपका है D, फ्रॉम तो ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका है D। तो अभी आपने देखा ABCD। A एरिल हैलाइड से हम लोग बनाएंगे किसको, फिनॉल को, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से बनाएंगे, क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन की हेल्प से बनाएंगे, और डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो एरिल हैलाइड की हेल्प से देखा जाए कि कैसे बनेगा। एरिल हैलाइड की हेल्प से अगर आपको बनाना हो तो कोई आपका फेवरेट एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को हम लोग हेलोएरिन भी कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, हेलोएरिन भी कहा था। हेलोएरिन बोलते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है, क्लोरोबेंजीन। जैसे मैंने बोला हेलोएरिन, आपके दिमाग में तुरंत क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन की हेल्प से हम लोग बनाएंगे फिनॉल। ठीक है, याद करिए एक रिएक्शन जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डायरेक्ट हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दे रहे थे, लेकिन हम लोग 2 स्टेप में इसको पढ़ेंगे। ठीक, 2 स्टेप में पढ़ेंगे। NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना, NaOH लेना पड़ेगा।
कंडीशन लगा दीजिएगा, कंडीशन बहुत जरूरी है। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर, तब जाकर के ये बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके बाद इस सोडियम फिनॉक्साइड की आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, ठीक है, H+ लिखिए, HO3+ लिखिए और आप हीट कर देते हो तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, ये आपका तुरंत बन जाता है H3O+ लिखना मुझे लगता है कि ज्यादा सही होगा। H3O+ लिखते हो और हीट कर देते हो तो आपका तुरंत ये बन जाता है आपका फिनॉल। तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल बनाने का, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, रट जाइए, याद कर जाइए, भूलिएगा नहीं मरते दम तक, ठीक। क्लोरोबेंजीन की हेल्प से फिनॉल आपका यहां पर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से। अच्छा, ये क्यूमीन और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट वाला है हम स्पेस लिख करके इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेस कम ना हो, याद कर लीजिएगा। क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और डाइजोनियम सॉल्ट, ये बचा हुआ है, ठीक है, A, B आपका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है देख लीजिए पहले। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप SO3H, ठीक है, ये आपका होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। आपके बुक में और कई सारे बुक्स में दिया हुआ है कि बेंजीन से हम पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड हेल्प से आपको बनाना है फिनॉल, तो आप डायरेक्ट यही लिखिए। और अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना होगा अभी मैं साइड से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका रिएक्शन आप कराते हैं NaOH के साथ, सिंपली सबसे पहले क्या बन जाता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बहुत आसान है, सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बनता है आप क्या करोगे, आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे और थोड़ा सा हीट कर दोगे और तुरंत क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या भाई चीट हो गया, हाँ, OH, ठीक, ये आपका तुरंत क्या बन जाएगा, ये आपका तुरंत बन जाएगा फिनॉल। हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए सिंपली आप बेंजीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं ओलियम। अच्छा, बहुत से लोग होंगे जो ओलियम को नहीं जानते होंगे कि ओलियम है क्या चीज। अभी भाई ओलियम जो है H2S2O7, ये फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोल सकते हो, और H2SO4.SO3 फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोल सकते हो। इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे ओलियम के साथ H2SO7 या H2SO4.SO3, ठीक है, फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हो आपका बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका क्या है, यही आपका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन आप न्यूट्रलाइज कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको न्यूट्रलाइज कराने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और आप उसको न्यूट्रलाइज कर दोगे, फिर एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल आपका बन जाएगा। तो A और B वाला जो एरिल हैलाइड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये तो हमारा क्लियर हुआ। इसको तुरंत नोट कर लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, और फिर हम लोग फिर नेक्स्ट C और D ये दोनों भी क्लियर कर लेते हैं। जल्दी से लिख लो भाई। फ्रॉम, ये हमारा ये जो C वाला है, फ्रॉम क्यूमीन, या इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। ये जो हमारा थर्ड वाला है C, क्यूमीन, ABCD का C, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन अगर आपको बनाना है, ठीक है, क्यूमीन से आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है, क्यूमीन आपका कॉमन नेम है, क्यूमीन से आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। आइसोप्रोपाइल बेंजीन अगर आपको पता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो बड़े आराम से आप स्ट्रक्चर बना लोगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है तो ये चीज तो क्लियर है कि एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा और एक बेंजीन होगा। करना क्या है यार, आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH3 CH, ये हमारा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये,
ठीक है, इस ग्रुप को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसमें आप बेंजीन रिंग जहां पर जगह है वहां पर ऐड कर देंगे। ये आपका है क्यूमीन, ठीक, ये आपका बन गया क्यूमीन CH3CH। और कई जगह अगर आपको इस तरह से लिखा रहेगा CH3 तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, मुझे रिएक्शन को आगे समझाना है इसलिए इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। CH3CH, फिर सेकंड कार्बन पर बेंजीन रिंग जुड़ी रहेगी, ठीक है, 3 कार्बन की चेन रहेगी, सेकंड कार्बन पर बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक। इसका रिएक्शन कराते हैं हॉट एयर के साथ, इसका रिएक्शन कराते हैं हॉट एयर। एयर का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस है। मेनली कौन सी गैस होती है, तो मेनली होती है एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमारा केमिकली यूनिट है, बचा क्या, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, हॉट एयर का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये कार्बन हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, कैसे होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगी, तो इस कार्बन पर तो भाई थोड़ा सा तो पोलराइजेशन आएगा और ये ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर चुपचाप आकर के ऐड हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनता है पेरोक्साइड। बेंजीन धीरे धीरे मेरा पतला होता जा रहा है। COO H कहीं नहीं गया, H CH3CH3। ये आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये बड़ा ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अरे भाई जितने पेरोक्साइड होते हैं वो सबके सब अनस्टेबल होते हैं। और जैसे इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराते हो, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूटने का क्या होता है, इस तरीके से टूट जाता है, ठीक। और ये आकर के जुड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए क्या होगा, ठीक। तो ये तो पूरा निकल गया बाहर। अब निकल के वो क्या बना है वो भी आपको बताया जाएगा। ये OH आकर के यहां पर जुड़ गया। अच्छा, प्लस जो आपका बाई प्रोडक्ट बना है, देखिए क्या है, CH3CH3, ठीक। और ये आपका CO। कार्बन के पास एक जगह खाली, ऑक्सीजन के पास एक जगह खाली। भाई एक जगह का मतलब वैलेंसी, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। इसको ध्यान से देखिए क्या है, ये क्या एसीटोन नहीं है, ये एसीटोन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन जो आपका एग्जाम में आता है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है या कंप्लीट द रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसी एसीटोन से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमारा बाई प्रोडक्ट एसीटोन बना है और ये आपका फिनॉल है, तो आपने मेन रिएक्टेंट क्या लिया होगा, मेन रिएक्टेंट आपने लिया होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ है वो है आपका डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए अब डाइजोनियम सॉल्ट आपके लिए नया नहीं है, डाइजोनियम सॉल्ट अब आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सेंटमियर रिएक्शन याद करो, हेलोएल्कीन हेरोइन में सेंटमियर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट आपने पढ़ा था, ठीक। डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में उसमें पढ़ा था आपने। हम यहाँ पर भी पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक, ताकि ये रिएक्शन आपको बार बार अगर आप पढ़ोगे तो बार बार ये रिएक्शन आपको याद होगा। आप करोगे क्या, आप लोगे एनिलीन, याद आ रहा है थोड़ा, नीचे लिखने में एक बार 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 देखना पड़ता है, आ रहा है कि नहीं इसमें, पूरा सेटअप ही हिल गया जी। हाँ आ रहा है, ठीक है, ये आना चाहिए। मेरा सर गायब हो जाए तो भी परेशान ना होना, ये आना चाहिए, ठीक। आप लेते हो एनिलीन, ठीक। एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं, इतना बड़ा एरो बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा छोटा सा एरो बना, NaNO2 प्लस बनाना पड़ेगा एरो बड़ा, HCl
और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर एकदम रखा जाता है। तुरंत क्या बन जाता है आपका, तुरंत बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। प्लस माइनस लगा देना भाई, नंबर काटना होगा, बोर्ड एग्जामिनर होंगे इस पे भी नंबर काट लेंगे। और जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, आप करोगे क्या, इसके ऊपर गर्म पानी डाल दोगे। इसके ऊपर जैसे वार्म वाटर जाता है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो ये चार हमारे मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। देखिए ये क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाला ये रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कन्वर्जन जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कन्वर्जन एकदम पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद, पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद आप लोगों को कन्वर्जन बताया जाएगा कि कैसे आप कन्वर्जन करोगे, ठीक है। अभी क्या है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें कई सारे साइड में होना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें कई सारे कन्वर्जन होंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो है खत्म हो जाने के बाद ही आपको आता है समझ में, ठीक है। इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गया, नोट करिए, ठीक, नोट करते रहिए, याद करते रहिए। एक और चीज लोग कह रहे थे क्लास 10th का वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो क्लास 10th का भी वीडियो ये क्लास 12th के वीडियो के साथ ही इसके पैरेलल चलेगा। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हो, ठीक है, या फ्रेंड्स हो, आप जो जिस तरह से आप क्लास 12th के वीडियो को भी शेयर करते हैं, उसी तरह से आप क्लास 10th के भी वीडियोस को उसी तरह से शेयर करते रहेगा। और अपने छोटे भाइयों से कहिएगा या छोटे बहनों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, रेगुलर क्लास 9th और 10th के भी केमिस्ट्री के वीडियोस उन तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th के साथ साथ ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 10th के भी वीडियो अब आने वाले हैं, कोई भी पूछे तो बता देना भाई, अब इस शेयर करते रहो। दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको साथ में लेकर के चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मार्कर भी जवाब दे रहा है, रिंग भी डालते हैं इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका सिर्फ दो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सिंपली आप बॉइलिंग पॉइंट ही कर दो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी लिख दो भाई, फिनॉल आपका सॉलिड स्टेट में भी कभी कभी मिल जाता है, ठीक। जनरली फिनॉल की जो है फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट ही होती है, ठीक है, पर टेम्परेचर डाउन होने पर ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है। और इसके बाद है इसकी सॉल्युबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये अल्कोहल और फिनॉल दोनों का दिमाग में अपने बैठा लीजिए। जो इनके करस्पॉन्डिंग कोई भी कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन ही नहीं, जो आपके एरिल हैलाइड होते हैं, अल्किल हैलाइड होते हैं, हेलो एल्केन या हेलो एरिन, सिंपल हाइड्रोकार्बन होंगे, ईथर्स होंगे, इन सब से, इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि ये बनाते हैं आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या होता है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पोलर OH बॉन्ड होता है, ठीक है। पोलर OH बॉन्ड होने की वजह से ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अल्कोहल का ही एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिनॉल का ही एक मॉलिक्यूल फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और क्या होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएरिन्स, हेलोएल्केन और करस्पॉन्डिंग ईथर, ईस्टर, जितने भी हमारे इसके फैमिली के कंपाउंड होते हैं उन सब से, तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जैसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कहा जाता है कि इनसॉल्युबल, जनरली इनसॉल्युबल या जनरली सॉल्युबल, तो किस चीज में हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं, वाटर के अंदर हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में क्या होते हैं, जनरली
इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल दोनों क्या होते हैं, बहुत आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, ये चीज दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि अल्कोहल और फिनॉल वाटर में बड़े आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ये जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक, सुन लीजिए ध्यान से, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कम होता जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज करते जाएगी वाटर में। ठीक, और ऐसा क्यों होता है, ठीक, वो चीज सुन लीजिए। क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस चीज पर करती है। अच्छा, ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, ये सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तब, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तब ये वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बनाने की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है पोलैरिटी पर। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा OH की पोलैरिटी सीधी सी बात है कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात। अरे भाई OH है, मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, इसमें बढ़ क्या रहा है, OH तो उतना ही है, एक ही ना, OH तो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसमें हाइड्रोकार्बन पोर्शन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण पोलैरिटी कम होती जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। लेकिन जनरली या कंपैरेटिवली ये जितने भी करस्पॉन्डिंग इनके अल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ईस्टर, ईथर और हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल और फिनॉल की। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 टॉपिक आज का अभी क्लियर हुआ है। तीसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, और बहुत अगर स्पीड लग रही हो तो पॉज करके लिखते चलिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, जब तक आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तब तक थोड़ा मैं मार्कर में इंक डाल करके आता हूं। ओके, तो बने रहिए। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब देख लेते हैं तुरंत हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग को 3 देखनी है, रिएक्शन विद मेटल्स, एसिडिक कैरेक्टर और एस्टेरिफिकेशन। ठीक, रिएक्शन विद मेटल, एसिडिक कैरेक्टर और एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पैरेलल साथ में लेकर के चलते हैं। पहला है आपका रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल से पहले आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या जानना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अल्कोहल होता है आपका, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये किस तरह के रिएक्शन देता है। जैसे आपने हेलोएल्केन और हेलोएरीन में देखा था, हेलोएरीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते थे और हेलोएल्केन क्या करते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते थे। यहां पर अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे, ये चीज अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जो आपका अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। कब, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, पुराने और नए वाले बॉन्ड का बनना। बॉन्ड यहाँ पर आपके दो तरह के पोलर बॉन्ड दिख रहे हैं, एक आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और एक आपका कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ठीक, अगर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा, आपका एक एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एल्कोक्साइड बनने से क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक, और अगर ये बॉन्ड टूटता है, अगर आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, आपका आपका एक कार्बोकैटायन बनेगा प्लस OH माइनस, ये आपका अलग हो जाएगा, जिसके कारण ये आपका अल्कोहल किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा। अरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसमें आपका OH बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और अगर रिएक्शन में, ठीक है, अगर रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कि बॉन्ड, अच्छा अब ये डिपेंड करता है कि किस रिएक्टेंट के साथ हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तब पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। तो याद कर लीजिए कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल पे। रिएक्शन विद मेटल्स, अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराना है, सबसे एक्टिव मेटल्स लीजिए, ठीक है, सबसे एक्टिव मेटल्स लीजिए। एक्टिव मेटल्स मतलब अगर आपका हम लोग अल्कोहल लेते हैं ROH, ये आपका अल्कोहल है। एक्टिव मेटल हम लोग कौन सा ले रहे हैं? सोडियम। भाई सोडियम, पोटेशियम, ये जनरली जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो होगा क्या, ये आपका सोडियम आएगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी और बनेगा क्या, RONA बनता है आपका, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, ये सोडियम अल्का का ऑक्साइड है, ठीक है, बढ़िया हो गया, सोडियम अल्का का ऑक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक, सोडियम अल्कोक्साइड बन गया। पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम अल्कोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, जो भी आपका मेटल रहेगा उसका क्या बन जाएगा, अल्कोक्साइड बन जाएगा। अगर इथेनॉल है तो इथोक्साइड, मीथेनॉल है मिथोक्साइड, प्रोपेनॉल है प्रोपोक्साइड, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो प्राइमरी अल्कोहल था। हम सेकेंडरी टर्शियरी अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही रिएक्शन ले लिया जाए, अगर हम लोग टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं तो क्या ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक। अगर टर्शियरी लिया गया है, इसका रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, और क्या बना लेगा, CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आप इसको कह सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, OL, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सॉरी 3 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट कराते हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता है 3 होती है, ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, ये हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। इधर आप यहां पर आप 6 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक, रिएक्शन आपका बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाएंगे क्या, अल्कोक्साइड। टर्शियरी अल्कोहल भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। मेन चीज आप यहां पर देखिए, हाइड्रोजन को रिलीज करके अल्कोक्साइड बनाए हैं। ये क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इसका नाम होगा। अब ये होता है कि अल्कोहल तो चलिए अल्कोक्साइड बना ले रहा है, फिनॉल क्या करेगा, सेम चीज, फिनॉल भी यही करता है, लेकिन फिनॉल अल्कोक्साइड की जगह क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा। फिनॉल भी आपका OH है, अगर हम सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे अल्कोहल अल्कोक्साइड, फिनॉल फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और निकलेगा क्या बाहर, हाइड्रोजन, ठीक है, निकलेगा बाहर हाइड्रोजन। अच्छा, यहां से ये जो रिएक्शन विद मेटल है, ये रिएक्शन विद मेटल वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके निकाल क्या रहा है बाहर, हाइड्रोजन गैस। मेटल के साथ रिएक्ट करके यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा एसिड की प्रॉपर्टी में कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराया जाए, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका अगर हम लोग रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, हमें यहां से पता चल रहा है कि आपका अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों के दोनों का कैरेक्टर क्या होता है, हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है। अल्कोहल और फिनॉल दोनों का
एसिडिक कैरेक्टर होता है। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता चला भाई? मेटल के साथ रिएक्ट करके अगर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब इनका नेचर एसिडिक है। अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब इनका नेचर एसिडिक है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इनका नेचर अब एसिडिक है। ठीक, अब ये रिएक्शन विद मेटल वाले टॉपिक से ही रिलेट हो गया हमारा तुरंत एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है आप नोट कर लीजिए तुरंत। इसके बाद हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल पर आ जाते हैं। ठीक, बहुत लंबा वीडियो ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोग को आगे भी बढ़ना है। अच्छा, यहां से आपको ये चीज पता चल गया कि ये एसिडिक होते हैं। ठीक, ये आपके एसिडिक होते हैं, पर इसमें अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये पता कैसे चलेगा? और इसी पर बेस्ड है हमारा अगला टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसिडिक कैरेक्टर। किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता चलता है? ठीक है, यहां अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर हमें पता कैसे चलता है? हम उस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होता है तो जो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन है, ठीक, नेगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद जो बचा है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है उस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर। अभी यहां रिएक्शन लेकर के समझाता हूं। यानी कि जो नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है, हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इसका होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, हम दो तीन चीजें लेते हैं। आप अल्कोहल लीजिए, ठीक, ROH, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, होगा क्या? बना क्या? आपका एल्कोक्साइड प्लस H+। ध्यान से सुनिएगा, वाटर HOH, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व किए, बना क्या? हाइड्रोक्साइड प्लस H+। ठीक है, OH माइनस HO माइनस बातें की है, हाइड्रोक्साइड। हम यहां पर लेते हैं फिनॉल, वाटर में डिसॉल्व किए, बना क्या? फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन तो सब में निकल रहा है बाहर, वो तो कॉमन है। ये निगेटिवली चार्ज पोर्शन है, अल्कोक्साइड अल्कोहल में, हाइड्रोक्साइड वाटर में, फिनॉक्साइड फिनॉल में। इन तीनों में से जिसका निगेटिवली चार्ज पोर्शन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है। निगेटिवली चार्ज पोर्शन ज्यादा स्टेबल होने का मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होना। अरे भाई, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब रिएक्टिविटी कम। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अल्कोक्साइड है, ठीक है, ये आपका अल्कोक्साइड है, अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप किस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है? ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। जितने भी अल्किल ग्रुप होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी अल्किल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, ये इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि ये हमारा इसकी स्टेबिलिटी इधर नजर ना आ रहा हो, लेसर स्टेबिलिटी, लेसर स्टेबिलिटी किसकी? अल्कोक्साइड की। ठीक, हाइड्रोक्साइड में आपका ना प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है ना माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिनॉक्साइड में आते हैं तो ये हमारा जो ग्रुप है, ये आपका जो फिनाइल ग्रुप है, ये आपका कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसके कारण s कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये आपका नेगेटिव चार्ज है,
ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींच रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, और रिएक्टिविटी कम होते जाने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और यानी कि फिनॉक्साइड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, फिनॉक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी किस तरफ जा रही है, रिंग की तरफ जा रही है, रिंग या कंपाउंड की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका इस चार्ज से नीचे की तरफ जा रही है। माइनस आई इफेक्ट आ जाने के कारण इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो हो गया एक मोटा मोटी रीजन कि आप लिख सकते हो, एक नंबर में अगर आ गया तो आप लिख सकते हो कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन, दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, या अगर अल्कोहल और वाटर का भी कंपैरिजन आ गया तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वाटर क्या है, वाटर का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इस नेगेटिवली चार्ज पोर्शन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ जा रही है। साथ ही साथ एक और रीजन है, बड़े आराम से आप बता सकते हो अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में आ गया तब हमें स्टेबिलिटी को ही प्रूव करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अल्कोक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की। तो आपने ये तो प्रूव कर दिया कि अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी बहुत कम है, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं कि क्या है, ज्यादा है या कम है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन हम यहां पर बना लेते हैं, बड़ा बनाया जाए, अपने साइज का बना दे रहा हूं मैं। ये आपका है फिनॉक्साइड आयन। ठीक, फिनॉक्साइड आयन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया होगा, आप लोग को क्लास में बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो, फिनॉल वाले केस में बताया था ना, जब लोन पेयर हो तब, जब लोन पेयर हो तब क्या करोगे आप, कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, बॉन्ड में, और जहां बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन में। और कहां पर, जस्ट बगल में। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर बॉन्ड में, और ये बॉन्ड है तुरंत कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन में। कहां पर, जस्ट बगल में। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो गया बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आपका कन्वर्ट हो गया बॉन्ड में। यहां पर आपका जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। ठीक, बाकी चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा, फिर से वही चीज, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में, और कहां पर, जस्ट बगल में। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड यहां टूट करके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड आपका टूट करके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा, फिर से वही चीज, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में, जस्ट बगल में। इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट स्टेप फिर क्या होता है, फिर से वही चीज, इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड में और बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन में, और फाइनली आपका पहले वाला ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। बस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, आपने देखा कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं आपके फिनॉक्साइड आयन के। और आप एक और चीज जानते हो कि जिस सब्सटेंस के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाइड्रोक्साइड की बात छोड़ो, अल्कोक्साइड में तो एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहे हैं, और फिनॉक्साइड में हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हो जाने के कारण हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, ठीक है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो यहां पर आपका बन करके इस तरह से आता है। ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड
कैरेक्टर, यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलो ठीक है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हो जा रही है ऑक्सीजन पर, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एसिडिक कैरेक्टर का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं तुरंत, एसिडिक कैरेक्टर पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी एसिडिक कैरेक्टर जो था हमारा, इस पर थोड़ा सा लाइट डालते हैं। इसको हटा दूं मैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो अब धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं विच वन इज मोर एसिडिक। ये आपका है फिनॉल, ठीक। फिनॉल के साथ ही ये है आपका मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज मोर एसिडिक, आपसे क्वेश्चन पूछे जाए विच वन इज मोर एसिडिक, तो आप बड़े आराम से देख लोगे। फिनॉल है, नॉर्मली कोई इफेक्ट नहीं यहां पर देखने को मिल रहा है। अल्किल ग्रुप आ जाने की वजह से क्या हो जा रहा है यहां पर, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर, नॉट फॉर एसिडिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर आने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा। किसके कंपैरिजन में, ये आपके अल्किल ग्रुप आ गया है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अल्किल ग्रुप आ जाने की वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका बिगड़ जा रहा है जी, ज्यादा होता जा रहा है। नाइट्रोबेंजीन आ गया। नाइट्रोबेंजीन क्या है, नाइट्रोबेंजीन आपका ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने के कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है माइनस आई इफेक्ट। यानी कि जो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन 4-मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ये आपका इतना चीज क्लियर हो गया। यानी कि माइनस आई इफेक्ट अगर आ जाता है तो आप कह सकते हो कि इसमें आप सिंपली देख लोगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच करके इसके ऊपर मौजूद चार्ज को कम करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अभी नाइट्रोफिनॉल में ही अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक, नाइट्रोफिनॉल में ही कुछ क्वेश्चन आ जाए, OH ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और फिर आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है। इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यार पैरानाइट्रोफिनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपली आप देख लोगे, दोनों में माइनस इफेक्ट है, लेकिन किसमें ज्यादा है आप देख लोगे और बता दोगे बड़े आराम से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब इसके बाद एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद आपका ऑक्सीडेशन है और हेलोजन एसिड के साथ इसका रिएक्शन है, और बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हैं, और आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने के रिएक्शंस, ये जितने रिएक्शंस हैं बचे हुए हैं। अब ये आपका नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई है पूरी ऑल टू ऑल, अल्कोहल और फिनॉल दोनों की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई है वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का एक और वीडियो आएगा आपका ईथर का, ठीक। तो यानी कि इस चैप्टर के अभी 2 वीडियो बचे हुए हैं,
तो दोनों वीडियो का इंतजार करिए, 2 से 3 दिन में वो बाकी दोनों वीडियो आ जाएंगे। तब तक आप क्या करोगे, आप इसका बना लोगे नोट्स, और नोट्स बना करके रिवाइज कर लोगे अच्छे से, ठीक है, बिना देखे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हाँ मैंने बना लिया, मैंने रट लिया, याद कर लिया पूरी तरह से, कि अगर उनको आज अगर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए हो तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, तो उनसे तो उम्मीद की जा सकती है कि हाँ भाई अच्छा नंबर लाएंगे, और आप लोग भी वही करिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज आप लोगों से कहना था कि 10th के भी कुछ वीडियोस, क्लास 10th के भी कुछ वीडियोस क्या, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस क्लास 12th के पैरेलल डालते रहेंगे। तो जो भी आपके भाई बंधु सखी सखा दोस्त जो भी हैं, नात रिश्तेदार जितने भी हैं आपके जान पहचान वाले, वहां पर आप उस क्लास 10th के वीडियो को भी उतना ही शेयर करेंगे जितना कि आप क्लास 12th के वीडियो को करते हैं, ठीक है। चलते हैं, बाय।